टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तौहीन अदालत के केस में पेश हुए और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो फिर अगर और मगर से काम लें और तारीख़ मांगें, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि तौहीन अदालत में आज जो जज बैठे हैं वो उन्हें कोई इंतहाई सज़ा दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इमरान खान साहब ने अदालत जैसी शुरू हुई कार्रवाई ये कहा कि मैं रोस्ट्रम पे आना चाहता हूँ, उन्हें रोस्ट्रम पे आने का मौका दिया और उन्होंने कहा मैं पहले भी पेशी में अदालत के सामने माफ़ी मांगना चाह रहा था। यही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने कहा कि मैं गैर मशरूत तौर पर न सिर्फ माफ़ी मांगता हूँ आपसे, बल्कि मैं सेशन जज, जी हाँ, जो ज़ेबा चौधरी जो बहुत बड़ी खबर बन गई थी सेशन जज, उनके घर जाकर उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब के ये कहने पर कि वो सेशन जज के घर जाकर माफ़ी मांगने के तैयार हैं। बाकी अदलिया के अरकान और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके इस एतराफ़ या इस माफ़ी को आपकी बड़ाई समझते हैं, इसको सराहते हैं। ताहम वो जो फ़र्द जुर्म इसके बाद लगनी थी, उसके फ़र्द जुर्म लगनी थी या उसके बाद क्या अदालत में हुआ, हमारे साथ आसिया कौसर मौजूद हैं। जी आसिया, आज खान साहब दाखिल हुए और जिस तरह उन्होंने रोस्ट्रम पर आकर कहा तो ये तवक्को की जा रही थी कि आज इमरान खान साहब वाकई गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, बल्कि आपने देखा होगा कि और कदम बढ़कर उन्हें कहा कि मैं इवन सेशन जज के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। आसिया जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बिल्कुल अवाम की अगर हम तासुरात की बात करें तो अवाम को भी बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, और स्पेशली इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि शायद खान साहब जो हैं वो आज अदालत में माफ़ी मांगेंगे। और जिस तरह से इससे कबल 2 बयान हल्फी अदालत में जो है वो इमरान खान की जानिब से जमा करवाए गए थे गुज़िश्ता हेयरिंग्स के दौरान, जिसको अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए रिजेक्ट कर दिया था और आज फाइनली जो है उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। तो अचानक से सरप्राइज़ था यकीनी तौर पर तमाम कौम के लिए भी और यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए भी एक सरप्राइज़ था, क्योंकि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि खान साहब माफ़ी मांगेंगे और इस अंदाज से जो है वो माफ़ी मांगेंगे। उन्हें रोस्टम पर अदालत की जानिब से जो है वो बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत कहेगी तो मैं एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के घर जाकर उन्हें ये यकीन दिलाऊंगा कि ना मैं और ना मेरी पार्टी आपको कोई नुकसान पहुँचाएंगे। उसके बाद जो है वो अदालत ने भी इस माफ़ीनामे को जो है वो तसल्ली बख्श करार दिया, जिस तरह से इमरान खान ने माफ़ी मांगी। और अब तहरीरी जो है वो एक बयान हल्फी तलब किया गया है और अहकामात जारी किए गए हैं कि अगली हेयरिंग में जो है वो इमरान खान की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाया जाए। उसके बाद जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के हवाले से जो है वो आगे समात होगी कि आया फ़र्द जुर्म अगली हेयरिंग में या उसके बाद जो है वो आयद की जाएगी या नहीं की जाएगी। आज उम्मीद ये की जा रही थी जैसे एक और बात है कि इमरान खान जो है वो कमरे अदालत में पहुंचे। जी आशिया, एक और भी है कि जब खान साहब आमतौर पर बड़े उनके गिर्द सिक्योरिटी होती है और कोर्ट में जाते हुए या कोर्ट से वापस आते हुए आप लोग बहुत कोशिश करते हैं कि किसी सवाल का जवाब मिल जाए। तो आज भी मेरे ख्याल में जब वो ये माफ़ी मांगकर बाहर निकले तो उन पर सवालों की यकीनन बौछार होगी। तो आज भी वो खामोशी से दरगुजर कर गए या फिर उन्होंने जो एक जुमला जो हर बार शायद 2 बार तो कह चुके हैं कि मैं बड़ा ख़तरनाक होऊंगा, आज भी कोई कमेंट्स उनकी तरफ से सुनने को मिला? आसिया, आज जब इमरान खान साहब कमरा अदालत के बाहर जब पहुंचे, कमरा अदालत में अंदर जाने से पहले तो उन्होंने मीडिया के साथ कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने जो है वो रुकावटों के हवाले से डिस्कस किया कि यहाँ अदालत पहुंचना जो है वो अब मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अदालत में माफ़ी मांगने के बाद जब इमरान खान वहाँ से रुखसत हुए तो यकीनी तौर पर सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो सवालात किए गए, लेकिन बड़ी पुरस्रार खामोशी जो है वो आज इमरान खान की जानिब से सामने आई और खान साहब जो है वो बिना कुछ कहे किसी सवाल का जवाब दिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गए थे और उन्होंने किसी किस्म की जो है वो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सिक्योरिटी, जाहिर बात है कि इमरान खान की जब भी हेयरिंग होती है तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। आज भी ऐसी ही सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर वो जो टेंट लगाकर रास्ता सेपरेट किया जाता है, इस तरह रास्ता सेपरेट भी किया गया था अंदर से। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की हम बात करें तो चारों तरफ जो है वो खारदार तारें भी लगाई गई थी। 2 SP समेत जो है वो 710 एहलकार तैनात किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रेंजर्स और FC की बड़ी तादाद जो है वो तैनात की गई थी और सिक्योरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आंसू गैस शेल का भी इंतजाम करके रखा गया था और साथ ही बख्तरबंद गाड़ियों का भी जो है वो इंतजाम किया गया था, क्योंकि उम्मीद है कि आप ये भी बता दीजिए आसिया बीबी,
आसिया, आप चलते हैं तो ये भी बता दीजिए कि आज जबकि इमरान खान साहब 23 तारीख की कॉल दे चुके हैं, हम देख रहे थे बड़े कंटेनर वगैरह इस्लामाबाद शहर में लगे हैं, तो अब कोई 48 घंटे रहते हैं। ये जो इमरान खान साहब ने 23 तारीख को एहतिजाज की कॉल दी है, तो क्या इस्लामाबाद में गैर मामूली तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम देने शुरू हो गए? राना साहब ने तो खैर कहा था, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या लग रहा है कि जो 23 तारीख की एहतिजाज की तहरीक की कॉल है, ये कोई बहुत बड़ा ब्रेक होगा, बहुत बड़ा पैमाने पे अवामी जो है रेला होगा, सैलाब होगा? आसिया जी, यकीनी तौर पर इमरान खान जब भी कॉल देते हैं तो वहाँ बड़ी तादाद जो है वो हमेशा उनके साथ आती है, और उससे ज़्यादा अवाम के आने से ज़्यादा जो है अवाम के आने का जो डर है वो वफाकी हुकूमत को हमेशा से ही रहा है। गुज़िश्ता अरसे में भी जब भी हमने देखा कि इमरान खान इस्लामाबाद आए तो रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया, और ओवरऑल इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए, और इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर जो है वो हैवी किस्म के कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक भी किए गए, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई, साथ ही साथ दीगर सूबों से जो है वो नफरी मंगवाई जाती रही है। और इस दफ़ा भी इसी तरह का कुछ प्लान है। आज दिन को जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला कमेटी से बाहर निकलकर जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने इस बात का इंदिया पहले ही दे दिया है कि अगर सूबों से नफरी मांगी जाती है, चूँकि दीगर सूबों में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है और उनकी इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं है, अगर हम KPK की बात करें या पंजाब की बात करें तो यकीनी तौर पर वहाँ पर वफाकी हुकूमत की जो है वो हुकूमत नहीं है, तो अब उन्हें डर है शायद सूबे हमें जो है वो पुलिस की नफरी नहीं देंगे। तो उन्होंने ये पहले से ही कह दिया कि अगर सूबे नफरी देने से इनकार करते हैं तो आइनी तौर के और आइन के तहत जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मैं कंटेनर्स की सूरत हाल आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में हमें न सिर्फ ये कि जो अदालत में इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी उसकी तफसील बता रही थी, साथ ही जो इमरान खान साहब ने 24 सितंबर को एहतजाज की तहरीक की कॉल दी है उस हवाले से भी हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। शुक्रिया आसिया कौसर। और अब इससे पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमसे गुफ्तगू की उनकी तरफ जाऊँ, राना साहब ने इस जो एहतजाजी तहरीक की कॉल है उस पर कहा कि जनाब वो इस्लामाबाद में दाखिल होकर तो दिखाएं, हम उनकी धोनी लगाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि धोनी लगाना क्या होता है, धुनाई का शायद धोनी है, धोनी का कई मतलब लेते हैं, लेकिन राना साहब सनाउल्लाह हमेशा अपने रद्दमल का इसी तरह इजहार करते हैं, और इजहार ही नहीं बल्कि आपको याद होगा कि 25 मई को जब इस्लामाबाद में कारकुन PTI के दाखिल हो रहे थे तो वाकई उनकी धोनी या धुनाई की गई। लेकिन राना साहब को मैंने कहा ना वही रिवायती अंदाज। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। आपने तो रेड जोन सील अभी से शुरू कर दी है? नहीं, रेड जोन हमने वो सील किया था किसान इत्तेहाद वालों के प्रोटेस्ट की वजह से, वो हम आज खोल रहे हैं। तो आप इनिशिएट करेंगे? आदमी से क्या बात हो सकती है? एक आदमी जो मेंटली अपसेट है उसके साथ आप क्या बात करेंगे, क्या समझौता करेंगे उसके साथ? अच्छा, तो आप कोई बात की थी तो फिर अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस है। तो आपने सुना, राना साहब कहते हैं कि जनाब उससे अच्छी, और 25 मई को जिस तरह बहरहाल तहरीक इंसाफ के कारकुनों ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया था, जो सारी दुनिया ने देखा, उसे किसी तौर पर भी किसी इलेक्टेड मुंतखब सियासी हुकूमत का इक़दाम नहीं कराया जाता। और राना साहब जो खुद लड़ते रहे जमहूरी तहरीक के लिए, उनका इस तरह बरमला कहना बहरहाल उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे साथ मोहतरम फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब पहले तो ये बताइए, राना साहब पे मैं बाद में आऊँगा, कि जो 23 सितंबर की जो कॉल जो कॉल दी गई है एहतजाजी, तो उसको हम क्या समझें? यानी वो धरना होगा 24 सितंबर को या खाली महज जलसा होगा? यानी थोड़ा सा ये हम समझना चाह रहे हैं कि इसके खदोखाल क्या होंगे, क्योंकि जलसों की तो आप एक पूरी सीरीज पूरे मुल्क में कर चुके हैं ना फवाद चौधरी साहब जी। खदोखाल अभी इंशाल्लाह जी इस पर बात करेंगे। सैटरडे को रहेंगे अरफान में जो उनकी तकरीर है उसमें ये गुफ्तगू होगी कि इसके खदोखाल कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमारा जो चैलेंज है कि हमने फसाद भी हम चाहते हैं कि ना हो और इलेक्शन भी हम जो है वो ले सकें, ये असल में हमारा मकसद है। तो इसके दरमियान में देखते हैं कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और चौधरी साहब फिर
अब खैर राणा साहब ने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के आने तो दीजिए, उनकी धोनी लगाएंगे। पता नहीं किस धोनी को किस मानों में कह रहे थे, लेकिन 25 मई को जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। बल्कि राणा साहब तो कह रहे थे कि हम उससे ज़्यादा आप देखेंगे कि बेहतर धोनी लगाएंगे। मोहतरम फवाद चौधरी साहब, देखिए वो तो चूँकि राणा साहब तो एक फाशिस्ट हुकूमत के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनके नज़दीक तो ये लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना, उठाना, आंसू गैस फेंकना, ये उनके नज़दीक काबिल फ़ख्र बातें हैं। और आप फजलुर रहमान की तकरीर सुने, आप राना सनाउल्लाह की बातें सुने, तो आपको एहसास होता है कि आप कितने एक फाशिस्ट जहनियत के लोग जो हैं, जो फसाई जहनियत के लोग हैं, उनमें आप जो है वो फंसे हुए हैं। और इसलिए जो है वो उनकी तरफ से इस तरह की गुफ्तगू होना कोई ऐसा बड़ी कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी वो बातें कर रहे हैं। इसी दफ़ा भी जो रियासत की एक पूरी ताकत उन्होंने इस्तेमाल की, तकरीबन 4,500 छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो तमाम जो पुलिस वाले हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए, वो सारे के सारे आप इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा ये इस किस्म का रिस्क जो है वो नहीं लेगा। ये भी तो है ना कि आप लोगों ने कोई तकरीबन महीने से ऊपर पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह थी ना हो शहर के जहाँ जलसे ना किए हों, एहतजाज ना को रेल निकाला हो, और यही मुतालबा के इलेक्शन। तो ये तो इल्म है ना आपको कि इतने महीनों के जलसों, रैलियों, एहतजाज के बावजूद तो ये जो कॉल दी है 24 सितंबर की, इसमें क्या ख़ास बात होगी? इसको मसलन और क्या करेंगे? यही ना कि इलेक्शन कराए जाएँ, इलेक्शन कराए जाएँ, इलेक्शन कराए जाएँ। चौधरी साहब, सिर्फ इलेक्शन है, और उसकी वजह ये है कि देखें जो भी जमहूरी मुल्क होता है वहाँ पे जब क्राइसिस एक हद से आगे चला जाता है तो आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाते हैं और उससे फैसला मांगते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और इसीलिए हम समझते हैं कि इलेक्शन ही वो वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि वो तहरीक के जो 24 सितंबर की है उसके खदोखाल तो हम खान साहब रहीम यार खां के जलसे में बताएंगे, और राना साहब की धोनी के बारे में भी उन्होंने वजाहत से जवाब दिया। और उनका कहना था कि हमारा मुतालबा सिर्फ इलेक्शन ही है। सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, एक तरफ यूएन में हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उसके लिए कर रहे हैं, और एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी एंजेला जोली भी पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। और उन्होंने बहरहाल एक ख़ास बड़ी सिक्योरिटी, सख्त सिक्योरिटी में उसका उन आफतज़दा इलाकों का, सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। इस पर हम उनकी कंट्री मैनेजर से जो उनको लाई हैं मेज़बान, गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आप अगर कहें तो मुझे कतई तौर पर इस वक्त स्टूडियो में बैठकर मुख्तलिफ़ इशूज़ पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं लगता। यही देखें कि जो पाकिस्तान के ख्याल में 2/3 से ज़्यादा इलाका पानी में डूबा हुआ है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग एक नाबेगुफ्ता ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेबसी के आलम में, छत नहीं है, राशन नहीं है, ऊपर से बेशुमार बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है। एक अच्छी बात यह है कि जो सारी दुनिया की नज़रें यहाँ मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने दौरा किया, और फिर ये ठीक है कि वो एक एक्टर्स तो हैं, लेकिन एंजेला जोली पाकिस्तान में जब भी कोई तबाहकारी आती है, सैलाब हो 2007 का, 2005 के 10 का सैलाब हो, वो यहाँ मौजूद होती हैं। और जब वो मौजूद होती हैं तो आपको इल्म है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है उन्हें दिखा रहा होता है। और आज भी वो जो उन्होंने मुलाकातें की NDMA और दीगर अफसरान से, और उनका दावा यही है कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली सब कुछ देखा, और वो जो रिपोर्ट लिखेंगी या जो कुछ कह रही हैं वो किसी दबाव या खुशनुदी के लिए नहीं। और बहरहाल जिस कैलिबर की, जिस लेवल की एंजेला जोली
एक्टिविस्ट हैं, एम्बेसडर हैं, अदाकारा तो खैर वो बड़ी हैं, इसलिए उनसे ही उम्मीद रखी जाएगी कि उनकी आवाज़ सारी दुनिया सुनेगी और फौरी मदद को आएगी। वो मेज़बान उनकी थी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी IRC, उसकी कंट्री डायरेक्टर शबनम बलोच हमारे साथ हैं। शबनम, एक तो अच्छी बात यह है कि एंजेला जोली, मैंने कहा ना, 2010 में भी आई और ज़लज़ले में भी आई और UN के एम्बेसडर की हैसियत से वो जो उनकी एक्टिविटीज़ हुई, जो उन्होंने यहाँ पर ख़ास तौर पर दादू में गई और दीगर इलाकों में गई, उससे बड़ा अच्छा मैसेज सारी दुनिया में गया होगा। लेकिन एक परसेप्शन ये है, ख्याल ये है, और मैं ज़रा देख रहा था कि ज़्यादा वो जिस सिक्योरिटी में गई वो सरकार थी, ठीक है, सिविल में वो सिक्योरिटी ज़रूरत भी होती है, लेकिन कुछ ख्याल ये पाया जाता होगा कि शायद उन्हें सिलेक्टिव जगहें दिखाई गई, सिलेक्टिव लोगों से मिला गया। आप तो उनके साथ थी कि बहरहाल प्रोटोकॉल भी होना था, सिक्योरिटी भी होनी थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं था। शबनम जी, थैंक यू सो मच मुजाहिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे अप्रोच किया कमेंट्स के लिए। अंजलिना का जो विजिट था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लेरिफाई कर दूं कि वो बहुत ही प्राइवेट विजिट था, ये इंडिपेंडेंट विजिट था और उसने खर्चा भी अपना किया था इस सारे विजिट का आने के लिए, और ये सारी चीज़ें नोबडी पेड फॉर दिस विजिट, नीदर IRC, नीदर स्टेट, नीदर नो वन। उनके आने का मकसद यही था कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो जो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ वो मिल सकें। तो इसी वजह से IRC ने उन्हें होस्ट किया था, और वो जब वो फील्ड में गई थी तो उनके साथ लोकल स्टाफ साथ था, लोकल जो हमारे पार्टनर्स थे वो साथ थे। लोगों के साथ जब मुलाकात हुई तो उस वक्त भी सारा जो स्टाफ और पार्टनर्स थे वो सारे लोकल थे। आर्मी के कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए थे, प्रोटेक्शन के लिए थे, वो दे वर ऑन बैक फुटिंग, लेकिन वो कम्युनिटी के साथ बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो बात कर सकी थी। आपने देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिनिस्ट्रीज या जो बाकी जो गवर्नमेंट के लोग थे कोई भी नहीं था। दे ऑल न्यू शी इज हियर, लेकिन उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि शी वांट टू मीट विद पीपल इंडिपेंडेंटली। सो सबने ये मैसेज बहुत ही वेल रिसीव किया था। तो इसके बाद फिर किसी ने इस तरीके से अप्रोच नहीं किया था कि वेदर समबडी वांट्स टू अकम्पनी, लेकिन सिंस ही वाज अ हाई प्रोफाइल गेस्ट, तो सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें थी वो दैट वाज ओनली फॉर हर सिक्योरिटी। लेकिन देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट शबनम, मैं कोई मुतनाज़ा यानी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो इंसानी अलमिया है और जिससे हमारे करोड़ों लोग गुज़र रहे हैं, जो उन पर शब व रोज़ बीत रही होगी, उसका थोड़ा सा मुझे एहसास है क्योंकि इन इलाकों में गया। लेकिन एंजेला जोली ने जो उनका कमेंट्स आए जो मैंने मीडिया में देखे, हो सकता है किसी ने कोई ख़ास एंगल से या ट्विस्ट किया हो, लेकिन उनका ये कहना था कि जहाँ भी उन्होंने इमदादी काम देखा वहाँ फ़ौज को देखा। इससे ये तासुर आ रहा है कि शायद हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो लोकल और जो हमारी इंतज़ामिया है वो उस तरह तवज्जो से काम नहीं कर रही। तो ये तासुर गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या इदारे या फलाही इदारे नहीं, सिर्फ फ़ौज का ज़्यादा सिक्योरिटी इमदादी काम करते हुए दिखाया गया। हो सकता है, मैंने कहा ना आपसे, कि शायद इस तरह उन्होंने ना कहा हो और उनके बयान को ट्विस्ट किया गया हो। शबनम बलोच, नहीं, मेरा ख्याल है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत डेवलप हुई है, क्योंकि हम लोग दादू और 7 में गए थे तो वहाँ पे मिलिट्री जो ऑपरेशन था, जो कैंप थे, वो भी जारी थे। तो शी विजिटेड दोज एज वेल, क्योंकि वो उन्हीं एरियाज में थे जहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे थे। इस बात अप्रिशिएटिंग के जहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि आर्मी भी काम कर रही है। तो दिस इज व्हाट शी मेड। उसका ये मकसद नहीं था कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही और आर्मी काम कर रही है। तो इसको या तो किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया है, दैट वाज नॉट द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन एक और जो थोड़ी सी जो हमारे लिए तशवीशनाक बात है शबनम बीबी, कि अव्वल तो खैर सॉरी टू से अच्छा भी नहीं लगता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरीके से कह रही है, मांग रही है, ज़्यादा तो हमारे यहाँ बड़े माशाल्लाह अशराफिया के पास बहुत कुछ है मुल्क में और गैर मुल्क से बाहर, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो एड आई है, जो प्लेजेस हैं, वो शायद 30% भी यहाँ नहीं पहुँचा और 3.25 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं, और फिर बीमारियाँ, फिर लाखों लोग जो है वो बेघर, छत, टेंट, यानी मैं क्या तफसीलात बताऊँ, आपने तो खुद करीब से देखा। तो आप समझती हैं कि एंजेला के आने से फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा बड़े पैमाने पर इमदाद आएगी गैर मुल्की, और अमलन इसी तरह की अगर पर्सनैलिटीज़ आई जैसे एंजेला आई तो उनकी वजह से ज़रा फ़र्क पड़ेगा? यानी ख़ास तौर पर मैंने कहा ना कि उसकी कवरेज होगी बाहर,
और उस कवरेज से मुतासिर होंगे वो इदारे जिनके पास माशाल्लाह करोड़ों रुपयों के फ़ंड हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। शबनम, जी, ख्याल तो यही है कि क्योंकि उनके आने का मकसद भी यही था कि वो इस क्राइसिस को एक तो खुद अपनी आंखों से देखे, लोगों की ज़ुबानी सुने और उसके बाद ये बातें वापस जाके वो पूरी दुनिया की जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ ये बातें जो है वो शेयर कर सके। तो ख्याल यही था कि इसको इतना स्केल अप किया जाए ताकि लोगों की जो तवज्जो है वो इस पर रहे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डिज़ास्टर नहीं था, ये एक तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। तो इसमें क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट था, जिस तरीके से UN सिक्योरिटी जनरल ने भी ये कहा था कि क्लाइमेट जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, वी नॉट बेगिंग, वी नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, बट दिस इज द क्लाइमेट जस्टिस। तो उम्मीद तो ये की जाती है कि इससे ज्यादा तवज्जो होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की और ज्यादा सपोर्ट आएगी फॉर पाकिस्तान, फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। शबनम, मैं ये भी फॉलो कर रहा था कि माशाल्लाह आपकी कोई 42 साल से 1980 से आपकी जो इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी जिसे IRU का किसी कहा जाता है काम कर रही है और 40 मुल्कों में माशाल्लाह आप लोग एक्टिव हैं। अगर ये 40 मुल्क जो यकीनन इनसे बेशतर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी तरफ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस करे, मीटिंग करे, ज़्यादा मौसर हो सकती है और ज़्यादा उन लोगों को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो अट्रैक्ट करती हैं, जिनकी अपील वो उसके लिए भी कुछ कोशिशें आइंदा में हैं मंसूबे में? बिल्कुल यही कोशिश होगी, नॉट ओनली आवर ऑर्गेनाइजेशन लेकिन लॉट ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। वो जो हमारा नेशनल फ्लड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर बना है उनकी तरफ से भी कोऑर्डिनेशन वही मैनेज कर रहा है विद ऑल दी एक्टर्स हु आर ऑन ग्राउंड। इस तरह की जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ हैं, उनको लाया जाए ताकि वो ग्राउंड पे चीज़ें देखें, वो फर्स्ट हैंड एक इन्फॉर्मेशन वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें और इस मसले पे उनकी तवज्जो जो है उसको बरकरार रख पाएँ। क्योंकि आपको पता है दुनिया में इतने सारे क्राइसिस हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर मीडिया की अटेंशन, लोगों की अटेंशन फिर किसी और क्राइसिस पे चली जाती है। तो इंशाल्लाह ये वाली कोशिश हमारी और हमारी बाकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस की कंटिन्यू रहेगी। शुक्रिया शबनम बलोच के ऐसे वक्त में जबकि एंजीला यहाँ आई हुई हैं, आपने हमारे वक्त निकाला और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या जो कुछ आप लोग काम कर रहे हैं उस पर यकीनन उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और मैंने भी जो सवाल करे उसमें कोई नीयत ख़राब नहीं थी। मेरा मकसद ये था कि अगर कुछ सवाल उठे हैं, अगर कुछ मुतनाज़ सवालात हैं तो उससे भी तशव्वी वक्त जो आ जाऊँ। आमतौर पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जैसे जो आपकी है उसके हेड ज़रा जवाब देने से गुरेज करते हैं, जिससे इबहम मज़ीद बढ़ता है। इसलिए मैं ख़ास तौर पर शबनम बलोच आपका शुक्रिया अदा करूँगा और चाहूँगा कि आइंदा भी आपसे आगाही हासिल करता रहूँ। इस ब्रेक तो लेना ही है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो यूनाइटेड नेशन में भी बड़े पैमाने पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का गालिबन कल खिताब मुतवक्को है और उनकी इन मुलाकातों के नतीजे में यकीनन पाकिस्तान जिस अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी तबाही बर्बादी से गुजर रहा है उसमें फ़र्क आएगा। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के न्यूयॉर्क में मतीन हैदर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और हर साल सितंबर में आपको इल्म है कि यूनाइटेड नेशन का एक इजलास होता है जिसमें सारे मुल्क के बेशतर मुल्कों के सरबराहान आते हैं। और ये जो 77वां इजलास पाकिस्तान के लिए इसलिए आम है कि यहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है, कोई 3.25 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हुए हैं, लाखों बीमार हुए हैं, इतने ही ज़्यादा बेघर हुए हैं, खेमे, टेंट, राशन, हर तरह की ज़रूरत है। और एक खुशाइन बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की जो बायलैटरल यानी दो तरफ़ा मुलाकातें हो रही हैं उसमें वो दुनिया भर को इस बात के लिए राग़िब और राज़ी कर रहे हैं कि वो जो इमदाद अब तक दे चुके हैं उससे ज़्यादा वो दें। ईरानी सदर से मुलाकात तो खैर और भी इशूज़ इसमें ज़ेर बहस आए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि बिल गेट्स से यानी दुनिया के जो अमीर तरीन
जो शख्सियत हैं उनसे भी हो रहे हैं। साथ में फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से ये जो जितने भी ममालिक के जो सरबराहान हैं या फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, और मैंने देखा कि उन्होंने एक 11 मुल्कों के यंग फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की मेरे ख्याल है अपनी नौयत की पहली एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी जो उन्होंने यंग फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की जिसके ज़रिए उन्होंने हार्ट टू हार्ट जो कहते हैं कि जी बात की और पाकिस्तान की और तवज्जो दिलाई सैलाब से मुतासिन से। मतीन हैदर हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इस वक्त न्यूयॉर्क मौजूद हैं, वहाँ यूनाइटेड जा भी रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के अपनी जगह मसाइल हैं, लेकिन मतीन हैदर के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हमें लम्हा व लम्हा बाखबर रखें। तो मतीन हैदर, ये जो इजलास है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का गालिबन कल खिताब मुतवक्को है, लेकिन जो बायलैटरल दो तरफ़ा मुलाकातें हो रही हैं, और किस हद तक आपके ख्याल में हमारी जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर, फ़ॉरेन मिनिस्टर कामयाब हुए हैं दुनिया की तवज्जो दिलाने पे? ये जो इस पाकिस्तान में जो तारीख़ का सबसे भयानक बद से बदतर सैलाब आया है, मतीन हैदर। जी शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। आज भी यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत बिजी स्केजुअल है और अभी कुछ देर पहले उनकी बिल गेट्स के साथ मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुछ देर बाद UN हेडक्वार्टर में आमद होगी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ उनकी मुलाकात होगी। एक और इंतहाई अहम इवेंट है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, जिस तरह कि आपने अपने सवाल में पूछा कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान की जो स्टोरी है इस वक्त सैलाब से जो तबाही हुई है उस हवाले से, वो इवेंट UN हेडक्वार्टर में बहुत रेयर है कि आज पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाही के मनाज़िर हैं उसकी एक तस्वीरी नुमाइश UN हेडक्वार्टर के अंदर हो रही है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े टॉप के सीनियर ऑफिशियल्स वो शिरकत करेंगे, पाकिस्तानी कैबिनेट मेंबर्स होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी एक्सपेक्टेड हैं। तो अभी तक जो पाकिस्तानी डेलीगेशन की तमाम तर मसरूफियात रही हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी, कोशिश ये की गई है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज वो प्रोजेक्ट हो, सैलाब से मुतल्लिक जो तबाही है, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके बारे में बैनुल अक़वामी अदारों और लीडरशिप को बताया जाए। और उस हवाले से बहुत सिग्निफिकेंट थी कल वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के जो चीफ्स हैं उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात। तो मैं ये समझता हूँ इस एतबार से जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी कहानी मौसर अंदाज में पेश की है आलमी बरादरी के सामने, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के सामने, तो तवक्को मज़ीद की जाती है कि आलमी बरादरी का रिस्पॉन्स इस वक्त पाकिस्तान जो मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव होगा। कल का दिन बहुत अहम है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, और ये इंतहाई अहम तकरीर है जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा और दीगर जो पोलिटिकल इशूज़ हैं, इंक्लूडिंग पोलिटिकल इशूज़ के अलावा जो पाकिस्तान में सैलाब से तबाही आई है अब तक के अदाद शुमार, लेटेस्ट फिगर अदाद शुमार वज़ीर आज़म रखेंगे। और 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी मसले कश्मीर के ऊपर अपनी आवाज़ और सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे भारतीय इस्तबदाद और जबर और जुल्म के खिलाफ एक ऐसे वक्त में जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा UN जनरल असम्बली से खिताब कर रहे होंगे। जी शुक्रिया मतीन हैदर हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो न्यूयॉर्क से जो यूनाइटेड नेशन का इजलास अटेंड कर रहे हैं, बड़ी तफसील से बता रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की एक्टिविटीज़, और साथ ही ये बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि ख़िताब तो होगा लेकिन कश्मीरियों का भी एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।